नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम्स बाई एग्जामपुर पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर के कमेंट बॉक्स में बता देंगे कौन कौन लाइव आ चुका है। और साथ में आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर भी करना है। आप सभी को होलिकोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएँ और यही आपसे कामना रहेगी कि आप लोग क्या करें, आज होलिका दहन का दिन है तो आप सभी अपने अंदर की बुराइयों को क्या करें, जला दें। मैंने आपसे कहा था कि क्लास हमारी कैसी रहेगी, लाइव रहेगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही। तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और इसे मज़ा लीजिएगा और साथ में इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों को एडवांस में क्या है, हैप्पी होली। और होली की क्लास भी आपको मालूम है कि कैसी रहेगी, हमारी प्रीमियम पे रहेगी, तो वो आपको वीडियो में जा कर के मिलेगी, वो भी आपको। तो आप सभी वहाँ पर जा कर के इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में शेयर करना भी। देखिए, हम बात कर रहे थे, अगर हम बात करते बेसिकली अपनी कहाँ से चल रहे थे, तो हम चल रहे थे फिजिकल रीजन ऑफ एमपी। फिजिकल रीजन ऑफ एमपी में हम बात कर रहे थे आपका मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को देखा था कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भूभाग में अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, मालवा का पठार देखने को मिलता है। और मालवा के पठार से हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे और देख रहे थे कि मालवा के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी फसलें वहाँ पर उत्पादित की जाती है। ये सारी बातें हमने मालवा के पठार में कर ली थी। अब मालवा के पठार के बाद आज हमको कहाँ से बात करनी है, तो आज हम आगे बात करना चालू करेंगे आपका। तो आज हमारा आपका टॉपिक दिखाई दे जाएगा आपको यहाँ पर, अगर आप देखते हैं बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार से हम क्या करेंगे, अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आप लोग भी क्या करेंगे, साथ में बने रहेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा बघेलखंड का पठार है एक्चुअल में आपको कैसा दिखाई देता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सारी बातें हम कहाँ पर करेंगे, बघेलखंड के पठार में आकर के करेंगे। तो चलिए साथियों, अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते समय मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए आप लोगों से क्या कहता हूं कि सेशन को एक बार फिर से आप क्या करेंगे, शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करना है, आप लोगों को पहुंचाना है। तो चलते सबसे पहला आपका बघेलखंड के पठार की बात करते हैं। बघेलखंड के पठार को आप देखते हैं तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर आपको दिखाई देती है, तो इसकी अवस्थिति दिखाई दी जाएगी कैसी, 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपको देखने को मिलती है। जबकि 74 डिग्री आपका 4 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसकी अवस्थिति है। यह आपका क्या करता है, तो याद रखेंगे, इसी कारण आप जब देखते हैं कर्क रेखा बघेलखंड के पठार को, कर्क रेखा क्या करती है, आपका बघेलखंड के पठार को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, आपका तो ठीक 2 बराबर भागों में आपको बांटते हुए दिखाई दे जाती है। और कर्क रेखा मालवा के पठार को लगभग आपका क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब चल करके देखते हैं आपका बघेलखंड के पठार को। बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो एरिया आपको दिखाई दे जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह आपका 7% एरिया अपने पास रखता है। ठीक है, कितना, आपका 7% एरिया अपने पास रखता है। मतलब हम कहेंगे स्मॉलेस्ट ए रीजन ऑफ, आपको क्या दिखाई दे जाएगा, सबसे छोटा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। बघेलखंड का पठार आपका कैसा है, तो स्मॉलेस्ट आपको दिखाई देगा, सबसे छोटा आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। किसके अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग है। अब प्राकृतिक विभाग इतना छोटा है कि ये आपका मध्य प्रदेश के टोटल एरिया ऑफ एमपी का जो फिजियोग्राफिक रीजन है उसका 7% अपने पास रखता है। अब ये आपका बघेलखंड का पठार कैसा है, तो यह एक आपकी चट्टानी संरचना के रूप में आपको देखने को मिलता है और मध्य प्रदेश के सबसे छोटे पठार में से एक आपका कहा जाता है। अब अगर देखते हैं, ये आपका बघेलखंड का पठार है। अब बघेलखंड के पठार को अगर आप इसकी अवस्थिति देखते हैं तो यह क्या है, इसकी अवस्थिति है 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर के आपको कहां तक दिखाई देता है, तो यह आपको दिखाई दे जाएगा 25 डिग्री 12 मिनट तक इसका विस्तार है। अब इसे किस तरीके से आपका क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा यहां से होकर के आपकी क्रॉस करती है। आपने मध्य प्रदेश के मैप में देखा होगा, कर्क रेखा क्रॉस करती है, तो ये क्या करती है, आपका ठीक 2 बराबर भागों में कैसे डिवाइड कर देती है, तो आपको बघेलखंड के पठार को ठीक 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अब यहां पर आप बात समझिए, जो आपका बघेलखंड का पठार है इसका आपको कहां दिखाई दे जाएगा, तो 23 डिग्री से लेकर के हम कहते हैं कि 25 डिग्री तक इसका क्या है, आपका विस्तार आपको देखने को मिलता है। 23 से लेकर के 25 डिग्री के मध्य इसका विस्तार है कैसा, तो हम कहेंगे अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार आपका 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से लेकर के कहां तक दिखाई देता है, 82.5 डिग्री आपको दिखाई दे जाएगा। 82 डिग्री 48 मिनट आपका ईस्ट तक इसका
विस्तार आपको दिखाई देता है। अब यहां पर आकर के समझिए, इसके आपको कहां पर, इसके पश्चिम की तरफ आपको क्या दिख रहा, तो आपका रीवा पन्ना का पठार दिख रहा। भाई अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके पश्चिम में क्या अवस्थित है, तो पश्चिम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये पश्चिम है आपका। तो वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ तो आपको क्या दिखाई दे जाता है, पश्चिम की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा रीवा पन्ना का पठार। आप लोग दिशा को समझिए, 4 तरीके से इसमें प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है आपका, ये आपको दिशा आप लोगों को मालूम है, ये क्या हो जाती है आपकी दिशाएं हैं। जैसे आप 4 दिशा, ये क्या हो गया आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया ये आपका, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब आपसे इसी पर क्या दिखाई दे जाएगा, जब ऐसे आप बीच वाला भाग देखते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट है। ये क्या है आपका, तो इसे कहा जाता है आपका साउथ वेस्ट है। ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाता बच्चों आपका साउथ वेस्ट वाला पोर्शन हो जाता। इसके बाद ये क्या कहलाता आपका, तो ये कहलाता आपका साउथ ईस्ट कहलाएगा। ये क्या है आपका साउथ ईस्ट कहलाता है। और ये क्या कहलाता आपका नॉर्थ वेस्ट आपका कहलाता है। अब ये क्या है आपकी दिशाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। अब इसमें आपको क्या देखना है कि रीवा पन्ना के पठार को देखेंगे तो ये आपको ठीक कहां पर दिखाई दे जाएगा, ईस्ट में देखने को मिलेगा। मतलब बघेलखंड के पठार के पूर्व में आपको क्या दिखाई देता है, रीवा पन्ना का पठार आपको देखने को मिलता है। जबकि आपसे पूछा जाए कि इसके कहां पर, आपसे पूछ लिया जाए साउथ वेस्ट में क्या है, दक्षिण पश्चिम में आपको क्या दिखाई देता है, तो दक्षिण पश्चिम में आपको नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलती है। क्या दिखाई देता है आपको, नर्मदा सोन घाटी आपको दिखाई देती है। जबकि इसके ठीक दक्षिण में आपको क्या दिखाई देगा, मैकाल श्रेणी आपको देखने को मिलती है। अब इसके पूर्व में क्या है आपका, तो पूर्व में इसके आपको दिखाई देगा इस तरफ आपका छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर आपको दिखाई दे जाएगा। छोटा नागपुर का आपको क्या दिखेगा, नागपुर का आपको छोटा नागपुर का पठार आपको दिखाई देगा। उत्तर की तरफ आपका क्या है, तो यहां पर आपको दिखाई देता है यमुना नदी का मैदान है। यमुना नदी का आपको क्या दिखाई देता है, मैदान आपको दिखाई देगा, या गंगा नदी का मैदान हम कह सकते हैं कि ये यहां पर आपको क्या दिखेगा, गंगा नदी का आपको मैदान देखने को मिलेगा। तो इसकी जब आप लोकेशन देखते हैं तो इसके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आपका यमुना नदी का मैदान है। इसके वेस्ट में क्या है आपका, तो इसके वेस्ट में आपको दिखाई देगा रीवा पन्ना का पठार है। इसके ईस्ट में क्या आपका छोटा नागपुर का पठार है। इसके साउथ में क्या आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। इसके साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है आपकी, तो नर्मदा सोन घाटी है। ये प्रश्न पूछा गया था कई बार आपसे। ये प्रश्न कैसे बनते हैं, लोकेशन बेस्ड बनते हैं। तो इस लोकेशन को भी आपको समझने का प्रयास करना है और इस तरीके से भी आगे बढ़ना है, खुद को आगे बढ़ाना है कि आपको लोकेशन के विषय में भी मालूम हो। अब आगे आकर के यहीं पर एक बात समझते हैं, इसका विस्तार किन जिलों में आपको दिखाई देता है। तो विस्तार की बात करें आपका, तो यह आपको दिखाई दे जाएगा शहडोल जिला। शहडोल के बाद आपका सिंगरौली, सिंगरौली के बाद उमरिया, उमरिया के बाद आपका कटनी, कटनी के बाद आपका सीधी, सीधी के बाद आपका अनूपपुर। यह सब आपको क्या दिखाई दे जाते हैं, तो यह सब आपको देखने को मिलते हैं कहां पर, तो याद रखेंगे ये जिले आपका बघेलखंड के पठार का भाग है। बघेलखंड के पठार में आपको यमुना नदी का मैदान देखने को मिलेगा, साथ में रीवा पन्ना का पठार आपको दिखाई दे जाएगा। इसके साथ साथ आपको कहां पर देखने को मिलता है, छोटा नागपुर का पठार दिखाई दे जाएगा। क्या देखने को मिलेगा आपका, छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी मिलेगी यहीं पर। और आपको क्या दिखता है, नर्मदा सोन घाटी भी आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या इसकी लोकेशन है, बघेलखंड के पठार को अगर हम देखें, ये कौन सी लोकेशन हो गई आपकी, नॉर्थ हो गई। ये क्या हो गया आपका ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया, आपको दिखाई देगा। ये क्या है आपका साउथ है। और ये क्या हो जाता है आपका, तो साउथ वेस्ट आपको दिखाई दे जाएगा। नर्मदा सोन घाटी की आपकी अवस्थिति कहां पर है, साउथ वेस्ट से इसे कवर करती है। ये बातें याद रखनी है कि कहां से कवर करती है, तो साउथ वेस्ट से आपको कवर करते हुए दिखेगी। तो इसकी स्थिति कहां पर आपको देखने को मिलती है, साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलती है। और यहां से आप लोग इसे देख पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए कहता हूं कि मैप के साथ चला करिए, ज्यादा मजा आता है। अब अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र में किसका विकास हो, चट्टान कौन कौन सी पाई जाती है, तो एक तो आपकी ग्रेनाइट पाई जाती है, ग्रेनाइट के साथ साथ आपकी नीच चट्टान पाई जाती है। इसके बाद आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास इस क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। मृदा कैसी पाई जाती है, तो लाल और पीली मृदा का विकास इस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। इसलिए यह क्षेत्र आपका किसके लिए, चावल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है।
क्रॉप कौन कौन सी आपका, तो लाख की फसल पाई जाती है। उमरिया लाख उत्पादन में आपको क्या दिखाई देता है, प्रथम स्थान पर। और सरकारी लाख कारखाना कहां पर है, तो भी आपको उमरिया में देखने को मिलेगा। जूट कहां पर होता आपका, तो जूट आपका मंडला प्रथम स्थान पर आपको दिखाई देता है। और आपको क्या दिखाई दे जाएगा, बघेलखंड के पठार के नीचे की संरचना सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसमें बालाघाट आपको दिखता है, चावल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वेजिटेशन या वनस्पति आपकी किस प्रकार की यहाँ पर दिखाई देती है, तो आप समझिएगा यहाँ पर जो वनस्पति या वेजिटेशन आपकी पाई जाती है, हल्दू के पेड़ पाए जाते हैं, साज के पेड़ पाए जाते हैं, साल के, सागौन के, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपको डेंस फॉरेस्ट दिखाई देगा, मध्य प्रदेश में आपको डेंस फॉरेस्ट इसी क्षेत्र में दिखाई देगा। और सागौन के वृक्ष की अधिकता भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब जो आपका बघेलखंड का पठार है, यहां आकर के समझिए, यह आपका बघेलखंड का पठार, इसका ढाल किस तरफ है, तो याद रखेंगे इसका जो बघेलखंड के पठार की ढाल, बघेलखंड के पठार की ढाल किस तरफ आपको दिखाई देती है, तो उत्तर दिशा की तरफ है। उत्तर, हम कह सकते हैं उत्तर पूर्व है। कैसी आपको दिखाई दे जाती है, तो याद रखेंगे आप लोग उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में आपको देखने को मिलती है। कहां पर दिखाई दे जाएगी, उत्तर पूर्वी दिशा में। अब यहीं पर एक बात समझिएगा आप लोग, ये आपको क्या दिखाई दे रहा, यहां से अगर हम बात करते हैं, ये क्षेत्र आपका नर्मदा सोन नदी घाटी से आपका कौन सी, तो यहां से आपके अरब सागर की शाखा, मानसून की कौन सी शाखा प्रवेश करती है, अरब सागर शाखा। कहां से आपका नर्मदा सोन घाटी से होते हुए प्रवेश करती है। इस तरफ से आपका क्या एंटर करती है, तो यहां से आपको दिखाई देगा उड़ीसा से आती हुई शाखा, बे ऑफ बंगाल की शाखा आपको दिखाई देती है, बंगाल खाड़ी की शाखा आपको देखने को मिलेगी। तो हम कहेंगे जो आपको ये दिखाई दे रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा और साथ में आपकी कौन सी, अरब सागर की शाखा, दोनों मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जाकर के आपस में मिल जाती है, यह बात भी आपको बतानी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की आपको क्या दिखाई देती है, खाड़ी की शाखा, खाड़ी की शाखा एवं अरब सागर, अरब सागर की शाखा, सागर की शाखा कहां पर आपस में आकर के मिलती है, एवं अरब सागर की शाखा, दोनों बघेलखंड के पठार में, बघेलखंड के पठार में आकर मिलती है। ठीक है, कहां पर आकर के मिलती है, आपका बघेलखंड के पठार में। आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी की शाखा और साथ में अरब सागर की शाखा, दोनों शाखाएं एक साथ संयुक्त रूप से वर्षा कहां पर कराती हैं। आपको क्या बता देना है, आपको बता देना है कि वर्षा आपकी कराती कहां पर, बघेलखंड के पठार में कराती है। तो बघेलखंड का पठार कैसा, आपका अरब सागर की शाखा और साथ में आपका किसकी, बे ऑफ बंगाल की शाखा का मिलन बिंदु आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो आपको बघेलखंड के पठार में देखने को मिलता है। अब यहां पर आकर के समझिए, ये आपका क्या हो गया, पेड़ आपको दिखाई दे गए। अगर औसत रेनफॉल की बात करते हो तो यहां पर रेनफॉल कितनी होती है आपकी, 125 सेंटीमीटर से ज्यादा आपको क्या दिखाई देती है, रेनफॉल यहां पर देखने को मिलेगी। नोट यही बात यहां पर लिखी है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा इस क्षेत्र को वर्षा प्राप्त होती है, दोनों शाखाओं से आपका वर्षा प्राप्त होती है। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, तो शहडोल में आपका क्या पाया जाता है, कोयला और यूरेनियम आपका पाया जाता है। सिंगरौली में क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है। उमरिया में आपका क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। सीधी में क्या पाया जाता है, आपका गोल्ड पाया जाता है, सोना। मध्य प्रदेश में सोना कहां पर पाया जाता है, तो आपका सीधी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में यूरेनियम खनिज की खोज कहां पर की गई, आपका तो शहडोल में की गई। इंडस्ट्री, क्योंकि कोई भी क्षेत्र होगा उसके विकसित और उसके पिछड़े होने का जो सबसे बड़ा कारण होगा और उसके मध्य का जो सबसे बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है, सबसे बड़ा कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, उस क्षेत्र की इंडस्ट्री आपको दिखाई देगी। तो इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में आपका खनिज का और इसकी संरचना,
दोनों के कारण यह क्षेत्र आपका क्या है, ये खनिज रूप से तो हमारा कैसा है, मध्य प्रदेश का आपका संपन्न क्षेत्र है, लेकिन आर्थिक रूप से कैसा क्षेत्र है, तो आर्थिक रूप से यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या हुआ, उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया और इसी कारण यह क्षेत्र आपको आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी इंडस्ट्री, सरकारी लाख बनाने का कारखाना है। ओरिएंटल पेपर मिल आपको दिखाई दे जाएगी शहडोल में, तो शहडोल में आपकी ओरिएंटल पेपर मिल, जो आप पेपर देखते हैं A4 साइज आप पेपर लाते होंगे, ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, तो वह आपको शहडोल में। इसके बाद आपका क्या हो जाता है, सरकारी लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है, वह आपको उमरिया में दिखाई देगा। दो बड़ी इंडस्ट्री है। अब आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जैसे आप सिंगरौली जाते हैं, सिंगरौली क्या कही जाती है, मध्य प्रदेश की विद्युत राजधानी कही जाती है। क्या है आपका, मध्य प्रदेश की विद्युत राजधानी के रूप में आप किसे जानते हैं, सिंगरौली को। यह क्षेत्र और किसके लिए जाना जाता है आपका, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये आपका बघेलखंड का पठार, चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार विद्युत उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह किसके लिए जाना जाता है, आपका विद्युत उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहीं पर आपको क्या दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन, उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, इसी क्षेत्र में होता है। टूरिस्ट प्लेस आपका क्या है, इसे क्या कहा जाता है, आपका सफेद शेर की भूमि भी कहते हैं, सफेद शेर की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में आपका जाना जाता है, तो सफेद शेर की भूमि के रूप में जाना जाता है आपको बघेलखंड का पठार। इतनी बातें आपको किसमें मालूम होनी चाहिए, बघेलखंड के पठार के विषय में पता होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या है, आपका इंडस्ट्री तक की बात कर ले। यहाँ पर आपका क्या है, पीक कौन सी है, चोटी, सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पर किस क्षेत्र में आपको दिखाई देती है, तो यहाँ पर आपको अमरकंटक दिखाई दे जाएगा। अमरकंटक इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का उद्गम आपको क्या दिखाई देता है, बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिलेगा। जिनमें से कौन सी आपकी सोन नदी हो जाती है, रेहंद हो जाती है, गोपद हो जाती है और जोहिला हो जाती है। इन सभी का उद्गम आपको कहां पर दिखाई देता है, या इनका बहाव आपका अपवाह क्षेत्र बघेलखंड के पठार में आपको देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आपको जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो गोंड और कोल, और साथ में बैगा। इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा डेंस जनजाति कौन सी है, गोंड कोल आपका सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। सर्वाधिक कोल आपकी जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक कोलों की संख्या आपको दिखाई दे जाएगी। कोल सबसे ज्यादा अधिक संख्या में कहां पर है, आपका आंसर हो जाएगा कोल आपको सर्वाधिक संख्या में कहां पर दिखाई देंगे, बघेलखंड के पठार में देखने को मिलेंगे। बघेलखंड के पठार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, आपकी कोल जनजाति आपको दिखाई देगी। कोल बेसिकली किसका काम करते हैं, तो कृषक के रूप में आपको जाने जाते हैं। कृषि का कार्य करते हुए आपको क्या दिखाई दे जाएंगे, कोल आपको देखने को मिलेंगे। तो कोल इस क्षेत्र की आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी ट्राइब्स के रूप में आपको दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात पर आते हैं। रीवा पन्ना का पठार, अगली संरचना कौन सी होगी आपका, तो मध्य प्रदेश में आपका रीवा पन्ना का पठार, प्लेटू ऑफ रीवा पन्ना। रीवा पन्ना के पठार की बात कर लेते हैं। ये आपका पूरा का पूरा मैप है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपको स्थिति दिख रही है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका क्या नर्मदा सोन घाटी है। इसके नीचे आपको क्या दिखाई देता है, सतपुड़ा श्रेणी आपको दिखाई देती है। अगर यहाँ आते आपको तो क्या दिखेगा, आपको बघेलखंड का पठार दिखाई दे जाएगा। इसके पूरब में क्या दिखता है, आपका बुंदेलखंड का पठार दिखाई देगा। और यहाँ अगर पूरा ईस्ट में आ जाए तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ आपको यमुना नदी का, आपको गंगा यमुना प्लेन आपको दिखाई देगा। इधर की तरफ आते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, मालवा का पठार दिखाई देता है।
और नीचे आते तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आपको देखने को मिलती है। यह पूरी की पूरी संरचना किसकी, आपकी बघेलखंड के पठार की, सॉरी ये आपका रीवा पन्ना के पठार की आपको संरचना देखने को मिलेगी। ये कौन सी स्थिति है, आपकी रीवा पन्ना के पठार की आपको स्थिति देखने को मिल जाती है। तो रीवा पन्ना के पठार के अगर आप देखते हैं, ये आपको क्या दिखाई देता है, पठार आपको दिखाई देगा। अब रीवा पन्ना के पठार की आकृति कैसी है, तो त्रिकोण आकृति का यह पठारी क्षेत्र आपको दिखाई देता है। ये कैसा आपका इस पर सही से बना नहीं है, जो पिछला मैप था उसमें आपको दिखेगा। ये कैसा आपका तो त्रिकोण आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये कैसा आपका तो त्रिकोणीय आकृति आपको दिखाई दे जाती है। इसका निर्माण किससे हुआ, आपका विंध्यन शैल समूह से हुआ है। अब यहाँ पर आप समझिए, ये इसका ईस्ट है, इसके ईस्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा, तो ईस्ट की तरफ आपको बघेलखंड का पठार, वेस्ट की तरफ आपको मालवा का पठार, दक्षिण की तरफ आपको नर्मदा सोन घाटी, उत्तर की तरफ आपका बुंदेलखंड का पठार और आपको गंगा यमुना का आपको मैदान देखने को मिलता है। अब आकर के इसकी कुछ बेसिकली बात करते हैं। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो जिले हो जाते हैं आपका रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर का थोड़ा सा आधा भाग सागर का, सीधी और सिंगरौली। ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, इसी विंध्यन कगारी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यह कैसा है आपका, तो इसकी संरचना आपका त्रिकोण के आकार की है। यह आपका कैसा है, यह आपका त्रिकोणीय संरचना है। ठीक है, कैसी संरचना आपकी, तो त्रिकोणीय संरचना के रूप में आपको क्या दिखाई देगा, रीवा पन्ना का आपको पठार दिखाई दे जाएगा। इसकी आकृति कैसी है, त्रिकोण के आकार की है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो विंध्यन शैल समूह के द्वारा। इसका निर्माण किससे हुआ आपका, तो इसका आपको जो निर्माण दिखाई देगा, निर्माण विंध्यन शैल समूह, विंध्यन आपका क्या है, शैल समूह से हुआ है। ठीक है, कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो विंध्यन शैल समूह की आपकी चट्टानें इस क्षेत्र में आपको दिखाई दे जाती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपका करार, कगार, भ्रंश घाटी या आप विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसे विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है आपका, तो विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी आपका जाना जाता है। यह क्या आपका विंध्यन कगारी प्रदेश है, या आपका विंध्य का स्कारपलैंड। स्कारपलैंड मैंने आपको संरचना बताई थी कि कई ज्योग्राफर मानते हैं कि जब भारत टूटा था उस दौरान यहाँ पर कगार का निर्माण हुआ था, और ये आपको क्या है, विंध्यन कगारी प्रदेश के पार्ट के रूप में आपको दिखाई दे जाता है। ये आपका कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार आपका रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में आपको क्या दिखाई देता है, इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। यह लगभग आपका 31,954 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, एरिया कितना हो जाता आपका इसका, तो एरिया आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, एरिया कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, परसेंटेज में पूछे तो वो भी याद रखना है कि भाई 10.37% है। 10 आपको क्या दिखाई देता है, 37% मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का यह कवर करता है। एरिया पूछ ले तब क्या बता दोगे आप लोग, 31,954 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 31,954 किलोमीटर आपका क्या है, स्क्वायर का क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूरा कवर करता है। तो ये मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का कितना है, 10.37% आपको दिखाई दे जाता है। यह आपका ढका हुआ है किससे, तो यह आपको दिखाई दे जाएगा रीवा पन्ना के पठार से ढका हुआ। नेक्स्ट आकर के इसमें बात समझिए, इसकी क्लाइमेट कैसी है, या यहाँ की जलवायु आपको कैसी देखने को मिलती है। तो इसकी जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जलवायु आपको दिखाई देगी, गर्मी यहाँ सामान्य से अधिक होती है, और ठंड कैसी होती है आपकी साधारण है। मतलब गर्मी यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। गर्मी कैसी यहाँ पर, बहुत गर्मी आपको दिखाई दे जाती है। ये कितनी गर्मी है आपकी यहाँ पर, ज़्यादा गर्मी है। ठंड कैसी होती है, साधारण होती है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। वर्षा कितनी है आपका, 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल है। यहाँ पर चट्टान कौन कौन सी पाई जाती है, तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर,
बालू का पत्थर और क्वार्टजाइट, इसीलिए इस क्षेत्र में आपको दिखेगा सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है, चाहे आप कहां पर चले जाएं, रीवा जाएं, चाहे आप सतना जाएं, चाहे दमोह जाएं, चाहे सागर जाएं, इन क्षेत्रों में आपको क्या दिखाई देगा, मध्य प्रदेश की मैक्सिमम आपकी क्या होती हैं, अधिकतम आपकी जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं इन्हीं क्षेत्रों में आपकी अवस्थित है। और इससे टच होते हुए आपका कहां पर, कटनी में अवस्थित है। तो यह क्षेत्र आपका किसके लिए जाना जाता है, तो यह आपका जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए, आपका प्रमुख रूप से जाना जाता है। कौन सा उद्योग आपका जाना जाएगा इसके अंतर्गत, तो सीमेंट उद्योग के रूप से आपका प्रमुख रूप से यह जाना जाता है। यह जो आपका रीवा पन्ना का आपका पठार है, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी आपसे अगर पूछा जाए औसत ऊंचाई कितनी है, अगर पूछ लिया जाए भैया एमपीपीएससी के एग्जाम में कि औसत ऊंचाई बता दीजिए रीवा के पन्ना के पठार की, आपको औसत ऊंचाई बतानी है। किसके विषय में आपको बताना है, औसत ऊंचाई। अब औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, 350 मीटर से लेकर के 400 मीटर, 350 से लेकर के आपका 400 मीटर तक इसकी क्या दिखाई देती है, आपकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। जिसकी औसत ऊंचाई है आपका 340 से 50 मीटर आपको दिखाई दे जाएगी। अब रीवा पन्ना के आपको क्या दिखाई देता है, नदी के द्वारा आपका क्या दिखाई देगा, नर्मदा नदी के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण भी आपको देखने को मिलता है। अब चलिए इसकी क्या करते हैं अपन, लोकेशन तो अपन देख ही लिए। मालवा का प्लेटू है कहाँ पर आपका, तो ये साउथ वेस्ट में है। बुंदेलखंड का पठार इसके ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है। ईस्ट में आपका प्लेटू ऑफ बघेलखंड। गंगा यमुना का मैदान इसके नॉर्थ में। नर्मदा सोन वैली इसके ठीक दक्षिण की सीमा को निर्धारित करती है, इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आइए, मैंने कहा यहाँ पर आपका चूना पत्थर पाया जाता है। सॉइल कैसी पाई जाएगी, मृदा आपकी लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। किस तरीके की मृदा का विकास हुआ है, तो लाल पीली और बालुई मिट्टी का यहाँ पर विकास हुआ है। लाल पीली और कैसे आपका, तो बालुई मिट्टी का आपका यहाँ पर विकास हुआ है, यह आपको विकास देखने को मिलेगा। लाल पीली और आपकी कैसी हो जाती है, बालुई मिट्टी का आपका विकास आपको दिखाई दे जाता है। यहाँ पर फसल कौन सी होती है, आपकी अलसी है, तंबाकू है, अरहर है, तिल है, गेहूं है, चना है और मूंग है। ये आपको क्या दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख फसल के रूप में आपको देखने को मिलती है। प्रमुख फसलें आपकी कौन कौन सी है, ये आपको क्या दिखाई देती है, इसकी प्रमुख फसलें आपको देखने को मिलती है। जैसे अलसी के उत्पादन में नंबर 1 आपका मध्य प्रदेश में कौन है, रीवा आपको दिखाई देगा। तंबाकू उत्पादन में मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आपका रीवा है। खाने में आपका कौन है, खपत में राजगढ़ है। उत्पादन में आपका क्या है, रीवा आपको दिखाई देगा। अरहर उत्पादन सर्वाधिक कहां पर आपको दिखाई देता है, सीधी में आपको दिखाई देगा। फिर तिल है, गेहूं है, चना है और मूंग है। ये यहाँ की क्या आपकी प्रमुख फसलें हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो आपकी मृदा आपको दिखाई देती है, यह मृदा कैसी है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि सर यहाँ पाई जाने वाली जो मृदा है लाल पीली एवं आपकी क्या हो जाती है, बालुई मृदा का विकास हुआ है। बालुई मृदा का आपका क्या हुआ है, विकास हुआ है। और इसी कारण यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, इन्हीं फसलें आपको देखने को मिलती है। फूल की भी खेती होती है यहां पर, तो इस क्षेत्र में आपको फूल की भी कृषि दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट चलिए, यहां पर वेजिटेशन या आपकी वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में आपका पाया जाएगा साल का, नीम का, पीपल का, धवई का आपका पेड़ पाया जाता है। महुआ और तेंदुपत्ता आपका उत्पादन यहां पर दिखेगा। ये आपकी क्या वेजिटेशन आपको दिखाई देता है, वनस्पतियां आपको मिलेंगी। या इस क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो याद रखेंगे गुडविल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रीवा पन्ना प्लेटू लोकेटेड एट भांडेर रेंज। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है, तो भांडेर पर्वत पर आपका अवस्थित है। कहां पर आपका, तो दमोह के आपको संग्रामगढ़ में देखने को मिलेगा, जिसे हम कालूमार शिखर, कालुम्बे शिखर भी कहते हैं। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, यही गुडविल पीक है। कितनी हाइट है इसकी, तो याद रखेंगे आप लोग 752 मीटर। 752 मीटर के साथ यह आपको क्या देखने को मिलती है, तो मध्य प्रदेश, अब सॉरी विंध्याचल रेंज की मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देगी। है कहां पर, तो यह आपको दिखाई दे जाता है, यही आपको दिखाई देगा सद्भावना शिखर दमोह में। किस पर्वत पर अवस्थित है, तो अवस्थित आपका भांडेर पर्वत पर है। यह बात भी आपसे पूछी जाती है कि कौन से पर्वत पर अवस्थित है, सर ये भी बता दीजिए।
तो आपको क्या बताना है, भांडेर पर्वत पर आपका अवस्थित यह क्षेत्र आपको दिखाई दे जाएगा। पर्वत आपका कौन सा हो जाता है, भांडेर पर्वत पर यह आपको अवस्थित देखने को मिलेगा। तो भांडेर पर्वत भी आप सभी को याद रखना है इसके साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगली बात आपसे करता हूं। इस क्षेत्र में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, खनिजों की बात कर लेते हैं। तो खनिज जो इस क्षेत्र में पाया जाता है आपका, एक तो जिप्सम है, एक क्या है आपका चीनी मिट्टी। कहां पर मिलता है, रीवा में मिलता है। सीधी में क्या मिलेगा आपका, निकल मिलता है और गोल्ड मिलता है। कटनी में क्या मिलता है आपका, लाइम स्टोन मिलता है। सतना में क्या मिलेगा आपका, गेरू और हीरा मिलता है। पन्ना में आपको क्या मिलेगा, हीरा मिलेगा। और सतना में हीरा की खदान कौन सी आपकी, मझगवा। पन्ना में कौन सी आपकी, हिनोता और उथली। ये दो आपको क्या दिखाई देती है, खदान आपको देखने को मिलती है। अब इसी पठार में अगर आप चलते हो तो एक बात और आप लोग याद रखिएगा नोट करके, क्योंकि यह प्रश्न आपसे शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है कि भांडेर पर्वत श्रेणी के दक्षिण दिशा में 29 किलोमीटर लंबा तथा आपका 13 किलोमीटर चौड़ा क्या दिखाई दे जाएगा आपका, तो जबेरा का गुंबद स्थित है। रीवा पन्ना के पठार में ही आपको क्या मिलता है, तो 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा जबेरा का पठार स्थित है। ठीक है, कौन सा पठार आपका अवस्थित है, जबेरा का आपको पठार दिखाई देगा। है कि श्रेणी के अंतर्गत, तो भांडेर श्रेणी में है। भांडेर श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में आपका, तो भांडेर श्रेणी में आपको दिखाई देगा, जबेरा का पठार दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसका मध्य भाग आपका कैसा, समतल है। इस पठार का जो मध्य भाग है वह समतल है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, दमोह के पठार के नाम से भी जानते हो। ठीक है, दमोह जिले में आपको संग्रामपुर दिखाई दे जाएगा, और संग्रामपुर में आपने इसकी सबसे ऊंची चोटी भी देखी थी। तो ये आपको क्या दिखाई देता है, इसे आप लोग किसके नाम से जानते हो, तो दमोह का पठार भी कहते हैं, दमोह का पठार कहा जाता है। दमोह का पठार भी कहते हैं। किस नाम से इसे जाना जाता है आपका, तो दमोह के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि दमोह के पठार के नाम से किसे जाना जाता है, इसी को आपका दमोह के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्या हो गया, ये जबेरा का जो पठार है, इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट आपको कैसा दिखाई देता है, इसका समतल देखने को मिलता है। और जो समतल दिखाई देता है, इसी कारण इसे क्या कह देते हैं हम, जबेरा का पठार को जो है दमोह के पठार के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एज अ दमोह के पठार के रूप में भी देखने को मिलेगा, और वहां पर भी आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है, और गुडविल पीक को किसके नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को अभी बता दिया। चलिए अगला आते हैं, इंडस्ट्री कौन कौन सी इस क्षेत्र में, उद्योग कौन कौन से हैं। चलिए इंडस्ट्री आपकी क्या है, उद्योग। तो उद्योग कौन कौन से यहाँ पर, तो आपका रीवा। रीवा में सबसे पहला याद रखेंगे आप लोग, बायो एनर्जी पार्क की स्थापना की गई है। कि इसकी स्थापना की गई आपका बायो एनर्जी पार्क की, कहाँ पर आपका, गोविंदगढ़ के तालाब। गोविंदगढ़ में आपका क्या है, तो गोविंदगढ़ में आपको दिखाई दे जाएगा औषधि वाटिका है। और क्या आपको देखने को मिलता है, तो जेपी सीमेंट आपको दिखाई देगी। यह कहाँ पर है, आपकी रीवा में। सतना में आपको क्या दिखाई देता है, बिरला सीमेंट आपकी कहाँ की है, सतना की है। दमोह किसके लिए जाना जाता है, आपका पीतल के बर्तनों के लिए आपका जाना जाता है। कटनी किसके लिए जाना जाता है, आपका कैमूर सीमेंट। ठीक है, कैमूर सीमेंट आपको क्या दिखाई देता है, ये जो कैमूर सीमेंट है 1923 में एस्टेब्लिश की गई थी। इससे क्या बनाया जाता है, आपका एजबेस्टस से सीमेंट की चादर बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, आपका एजबेस्टस से सीमेंट की चादरें बनाई जाती है। साथ में यहीं पर आपको क्या मिलता है, चूना उद्योग भी है। चूना उद्योग आपको कहां पर दिखाई दे जाता है, उद्योग भी है।
ठीक है, तो चूना उद्योग भी आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कौन सा उद्योग आपको दिखाई देता है? तो चूना उद्योग भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। कि इस क्षेत्र में आपको और क्या मिलेगा? तो चूना उद्योग आपको मिल जाएगा कि भैया चूना उद्योग कहां पर है, तो यहां पर आपको चूना उद्योग भी देखने को मिलेगा। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, ये इसकी क्या है? आपकी प्रमुख विशेषताएं कि यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? चूना उद्योग। और यहां पर आपका क्या दिखाई देता है? तो याद रखेंगे आप लोग, भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक या सबसे बड़ा यहीं पर क्या लगाया गया है? सबसे बड़ा आपका सौर ऊर्जा प्लांट, ऊर्जा आपका क्या लगाया गया? प्लांट लगाया गया। कितने का आपका है? तो ये आपका 750 मेगावाट। ठीक है, क्या करेगा? आपका 750 मेगावाट आपका विद्युत का उत्पादन करेगा। कितने विद्युत का उत्पादन करता? आपका 750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने वाला यह क्षेत्र है आपका। नदियां कौन कौन सी आपकी? तो टोंस नदी है, केन नदी है, बिछिया है और आपकी बीहड़ है। टोंस है, केन है, बिछिया है और बीहड़, यहां की आपकी प्रमुख नदियां हैं। यहीं पर याद रखेंगे आप सभी नोट लिख करके कि इस क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? आपका जलप्रपात, क्योंकि विंध्य कगारी संरचना के कारण इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। और यह क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? आपका जल विद्युत उत्पादन के लिए भी जाना जाएगा। तो यहां पर आपको क्या दिखाई देता है? इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के आपका ऊंचे ऊंचे क्या दिखाई देते हैं? आपको जलप्रपात देखने को मिलते हैं। पर्यटन स्थल आपको क्या दिखाई देता है? सतना जाते हैं आप, मां शारदा मंदिर आपको दिखाई देता है मैहर में। कौन से पर्वत पर है? आपका तो त्रिकुटा पर्वत पर अवस्थित है। मां शारदा जी का मंदिर आपको कहां पर दिखाई देता है? त्रिकुटा पर्वत पर आपको देखने को मिलेगा। और क्या आपका जो रीवा जिले में आप चले जाएंगे, गोविंदगढ़ का आपका किला दिखेगा। गोविंदगढ़ के किले के साथ साथ आपको देऊर कोठार स्तूप दिखाई देगा। बौद्धकालीन आपका स्तूप है देऊर कोठार। रीवा इलाहाबाद मार्ग पर आपका पड़ता है देऊर कोठार, यह बौद्धकालीन आपका स्तूप है, जो इस विषय में आपको बताता है कि विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में यह जो आपका रीवा पन्ना का पठार है, इसमें इसके जब आप जाते हैं देऊर कोठार के स्तूप में, तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा कि यह आपका प्रमुख मार्ग हुआ करता था बौद्ध भिक्षुओं का। क्योंकि यह भी आपको कहां दिखाई दे रहा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी जब आप देखेंगे, कहां पर आप देखते हैं? सांची, रायसेन जिले में। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति चलता है, जैसे ये आपका सांची की लोकेशन है, सांची से अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, कहां की ओर जाता है? आपका गया की तरफ जा रहा है, तो रास्ते में आपको क्या पड़ता है? रास्ते में आपका पड़ेगा रीवा। और यहां पर आपका प्रमुख व्यापारिक मार्ग और बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का स्थान था आपका देऊर कोठार का स्तूप। और यहां पर पाए गए स्तूप और बौद्ध की मूर्तियां, इवन हमारे गांव में भी एक बजरंगबली की मूर्ति है, भगवान बजरंगबली जी की, और जंगल में प्राप्त हुई थी। गांव वाले ला करके उसे उठा करके लाए। उसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं कि ऊपर गांव वाले, दूसरे गांव वाले आए थे, 50-60 लोग, वो उस मूर्ति को नहीं उठा पाए। और हमारे गांव से 2 लोग गए, हनुमान चालीसा पढ़ा और जय बजरंगबली कहा और कंधे में टांग करके चले आए और गांव में स्थापित कर दिया। उस अगर मूर्ति को हम गौर से देखते हैं, मैं भी बजरंगबली ही मानता था, लेकिन जब उस मूर्ति को मैंने गौर से देखा तो बौद्ध मूर्ति कला जब देखी मैंने, गांधार मूर्ति कला में जब आप देखते हैं, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां आपकी बनाई गई थी। मथुरा कला के अंतर्गत भी आपको दिखाई देगी। तो जब वहां पर मैं देखता हूं तो मुझे ये लगा, इस बार भी गया था तो मैंने उस पर नज़दीक से गौर फरमाया, काफ़ी देर बैठ करके बजरंगबली से वार्तालाप की, तो मैं संरचना देख रहा था। वो संरचना ठीक वैसी है जैसी बौद्ध मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकिन क्या होता है, ईश्वर तो सब एक है, किसी की भी पूजा की जा सकती है। तो इस क्षेत्र में आपको बहुत सारी बौद्ध मूर्तियां मिलेंगी और बहुत सारे आपको पहाड़ी पर क्या मिलते हैं? लेख मिलते हैं विंध्य कगारी प्रदेश में।
तो बौद्ध भिक्षुओं के रुकने का यह स्थान हुआ करता था। इस क्षेत्र में आपको बड़ी बड़ी क्या दिखाई दे जाएंगी, चट्टानी संरचना देखने को मिलेंगी। गर्मी यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, गोविंदगढ़ का किला, देउर कोठार, व्हाइट टाइगर सफारी आपको दिखाई दे जाएगी, चचाई जलप्रपात आपको मिलेगा, बाहुटी जलप्रपात आपको मिलेगा, केवटी मिलेगा, पियावन आपका, घिनौची धाम, ये सब कुछ आपको दिखेगा। और सतना में आपको क्या मिलता है, तो सतना में आपका भरोत का स्तूप मिलता है, जिससे इस बात की पुष्टि और ज़्यादा होती है कि जो देउर कोठार का स्तूप है और आपका सतना के में अवस्थित आपका भरोत स्तूप, ये सारे स्थान किस बौद्ध काल में भी क्या थे, प्रसिद्ध मार्ग के रूप में आपका जाने जाते थे और प्रसिद्ध स्थल के रूप में भी आपके देखे जाते थे। तो ये आपको किस रूप में दिखाई देते, बौद्धकालीन स्थल के रूप में भी दिखाई देता है। और बौद्ध काल में भी इनका क्या था, तो इनका जो है अस्तित्व था और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्थानों में से एक हुआ करते थे। यहीं पर आपको क्या मिलता है, तो पन्ना जिला मिलेगा और पन्ना जिले में आपको पन्ना नेशनल पार्क मिलेगा और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसे भी आप क्या कर सकते हो, जा करके घूम सकते हो। तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जैसी भी जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सारी संरचना इस क्षेत्र पर आपको दिखाई देती है। तो ये जो आपका पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह किसके लिए आपका जाना जाता है, तो मुख्यतः यह आपका सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र भी आपका कैसा है, पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस क्षेत्र में जनजाति कौन सी पाई जाती है, आपसे कोई पूछ ले कि सर ये बताइए कि आपको पढ़ा तो दिया सर ने, लेकिन क्या आप जनजाति बता सकते हैं, जनजाति सर्वाधिक यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, तो जनजाति आप लोग याद रखेंगे, कोल जनजाति यहाँ पर भी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जनजाति आपकी पाई जाती है, कोल जनजाति पाई जाती है। और इस क्षेत्र का आपका क्या दिखाई देगा, अपना एक अलग भाषा और उसकी शैली है। यहाँ पर आपको बुंदेली बघेली दोनों भाषाएं मिलेंगी। तो इस क्षेत्र में आपका क्या है, ये आपका रीवा पन्ना का पठार पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोल जनजातियों का प्रभाव इस क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा। भले ही कम है, लेकिन हम कह सकते हैं संख्या बल में। बुंदेले हर बोलो सबके मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेले और हरबेले भी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी क्या है, जनजातियां भी आपको दिखाई देती हैं। आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही, और कल मिलते हैं। कल मिल करके आप लोग जो है आइएगा वापस रात 9 बजे। और प्रीमियम पे मैंने बताया है आपको पहले से ही क्लास लगी रहेगी, तो कल की क्लास वहाँ आपको वीडियो में दिखाई देगी। जैसे आप लाइव वाली स्ट्रीमिंग पे आते हो उस पर नहीं दिखेगी, वीडियो वाली पे दिखेगी। तो उस पर जा कर के आप लोग क्लास को लेना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आप लोगों को एक बार फिर से रंगोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।